हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। चर्चा में हमारा आज का विषय है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का अंतिम भाग। इससे पहले के भाग में हमने देखा था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में आए फैसले के अंतर्गत किस प्रकार से जज दो खेमों में बटे हुए थे। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के मामूली बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ₹703 पेज का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जिसमें बहुमत ने माना कि संविधान के किसी भी प्रावधान, भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद अपने सामाजिक, आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए संशोधित कर सकती है। जो प्रस्तावना में नागरिकों को गारंटीकृत हैं, बशर्ते संविधान की मूल ढांचे में कोई बदलाव न हो। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के मामूली बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने 703 पेज में अपना फैसला सुनाया और बहुमत ने माना कि भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद अपने सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए संशोधित कर सकता है, जो कि प्रस्तावना में नागरिकों को गारंटीकृत है, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव न हो। द कोर्ट सेड that fundamental rights cannot be taken away by constitutional amendments।
सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के विषय में ये बताया कि संसद उन्हें संशोधन के जरिए छीन नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट मानने से इनकार कर दिया। अर्थात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मानने से मना कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल लैंड रिफॉर्म्स के अमेंडमेंट्स को, जिनको स्वामी जी ने चुनौती दी थी, को बरकरार रखा। केरल लैंड रिफॉर्म्स के अमेंडमेंट्स जिनको भारती जी ने चुनौती दी थी, को बरकरार रखा। मीन्स अमेंडमेंट्स 25th and 29th were upheld. Amendments 25th and 29th were upheld. अर्थात संविधान संशोधन 25th और 29th को सही ठहराया। 25वें और 29वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। केशवानंद भारती जी केस हार चुके थे और एडनीर मठ की सरप्लस लैंड चली गई थी, और एडनीर मठ की सरप्लस लैंड जा चुकी थी। इंटरेस्टिंगली यह केस ना तो सरकार जीती और ना ही केशवानंद भारती। यह केस भारत और इसकी डेमोक्रेसी ने जीता था। यह केस ना तो सरकार जीती और ना ही केशवानंद भारती। यह केस भारत और इसकी डेमोक्रेसी ने जीता था। ये केस न तो सरकार जीती और न ही केशवानंद भारती जी। ये केस वास्तव में भारत और इसकी डेमोक्रेसी ने जीता था। इसके अतिरिक्त इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना
का फैसला सुनाया, अर्थात बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया। द बेसिक स्ट्रक्चर, doctrine was an important offshoot of this judgment. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया और यह बताया कि बुनियादी संरचना क्या है। हालांकि बुनियादी संरचना निरंतर एक विचार विमर्श का विषय रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया है, किंतु फिर भी संविधान की कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित किया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हालांकि बुनियादी संरचना निरंतर विचार विमर्श का विषय रहा है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया, किंतु फिर भी संविधान की कुछ विशेषताओं को मूल संरचना के रूप में निर्धारित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के तत्वों को डिफाइन किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित मूल संरचना के तत्व नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 2, शक्तियों का पृथक्करण। विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। नंबर 3, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक। स्वरूप वाली सरकार। नंबर 4, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। नंबर 5, संविधान का संघीय चरित्र। नंबर 6, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता। नंबर 7, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। नंबर 8, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। नंबर 9, न्याय तक प्रभावी पहुंच। नंबर 10, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। नंबर 11, न्यायिक समीक्षा। नंबर 12, संसदीय प्रणाली। तो ये कुछ तत्व हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के रूप में परिभाषित किया है। हालांकि इस सूची का लगातार विस्तार किया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डीट्रिच कोनराड जर्मन स्कॉलर, डीट्रिच कोनराड जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर कार्ल स्मिथ कार्ल स्मिथ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर
मोरिस होरियाव ने इम्प्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स पर बात की है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स की बात की, अर्थात पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देने के खिलाफ आर्गुमेंट दिए थे इन लोगों ने। अर्थात इन लोगों ने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देने के खिलाफ आर्गुमेंट्स दिए थे। आर्गुमेंट्स दिए थे और कहा था कि यदि पार्लियामेंट को अनस्टॉपेबल पावर मिल जाती है तो देश में अथॉरिटेरियन रूल होना पॉसिबल है। उनका मानना था कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती। मैं साइड साइड जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद जी अपना केस हार चुके थे और उनके मठ की सरप्लस जमीन चली गई थी। लेकिन फिर भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया उसे कुछ लोग अलोकतांत्रिक मानते हैं। कुछ लोग इसे अलोकतांत्रिक मानते हैं। बुनियादी संरचना के सिद्धांत को, बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कुछ लोग अलोकतांत्रिक मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि यह न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने का अधिकार देता है। वहीं इसके कुछ समर्थकों का मानना है कि यह बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद के विरोध में एक सुरक्षा उपकरण है। तो ये थी कुछ बातें बुनियादी संरचना से संबंधित। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अगला बिंदु है केशवानंद भारती को अपने केस में नहीं मिली राहत। केशवानंद भारती को अपने केस में नहीं मिली राहत। हमारा अगला बिंदु है केशवानंद भारती को अपने केस में नहीं मिली राहत। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फैसले के बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों इस मामले में आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का 3 जजों जस्टिस जे.एम. सेलाट, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस के.एस. हेगड़े का चीफ जस्टिस बनने की राह में चीफ जस्टिस बनने की राह में रोड़े अटकाए गए। और विरोध में इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस में जुडिशियरी को पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ी। मींस जस्टिस जे.एम. सेलाट, जस्टिस जे.एम. सेलाट, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर एंड
जस्टिस एएस हेगड़े वर sidelined by the executive because they were in favor of the judgment and the dissenting judge, in this case Justice A.N. Ray, was made Chief Justice of India. अर्थात इस केस के फैसला आने के बाद में जस्टिस जे.एम. सेलाट, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर और जस्टिस के.एस. हेगड़े को सरकार के द्वारा साइडलाइन किया गया और असहमति रखने वाले जस्टिस ए.एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा बिंदु है कि केशवानंद भारती को नहीं मिली राहत अपने केस में। हालांकि स्वामी जी को अपने केस में कोई राहत नहीं मिली, लेकिन केशवानंद भारती जी की याचिका के जरिए करोड़ों देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने केरल लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट को बरकरार रखा, जिसको स्वामी जी ने चुनौती दी थी। हमारा अगला बिंदु होगा इस केस के फैसले से देश में क्या स्थापित हुआ, अर्थात इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आए फैसले से देश में यह स्थापित हुआ, केशवानंद भारती मामले में यह स्थापित हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह स्थापित हो गया कि देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं, संसद भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये 7 जज या फैसला नहीं देते और संसद को संविधान में किसी भी हद तक संशोधन करने के अधिकार मिल गए होते तो शायद देश में गणतांत्रिक व्यवस्था भी सुरक्षित नहीं रह पाती। इस मामले में यह स्थापित हुआ कि देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं, संसद भी नहीं। इस मामले में अगर यह फैसला ना आया होता, अगर इस मामले में 7 जज यह फैसला नहीं देते और संसद को संविधान में किसी भी हद तक
संशोधन के अधिकार मिल गए होते तो शायद देश में गणतांत्रिक व्यवस्था भी सुरक्षित नहीं रह पाती। सुरक्षित नहीं रह पाती। Means the judgment upheld the supremacy of the Constitution. The judgment upheld the supremacy of the Constitution and saved the country from authoritarian rule in future। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले ने देश में यह सिद्ध कर दिया कि संविधान ही सर्वोच्च है और इस मामले में आए फैसले ने देश को अधिनायकवाद से बचा लिया। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है डीट्रिच कोनराड की प्रेरणा। डीट्रिच कोनराड की प्रेरणा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोफेसर डीट्रिच कोनराड जर्मनी के हीडलबर्ग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया संस्थान में प्रोफेसर थे। नाजी जर्मनी के दौर में एडोल्फ हिटलर द्वारा वीमर संविधान अर्थात 1919 से 1949 ईस्वी तक जर्मनी पर शासन करने के लिए बना संविधान का दुरुपयोग किया गया। इसमें यदि संसद के 2/3 सदस्य संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान किए हों तो वीमर संविधान उन्हें संविधान में संशोधन करने की इजाजत देता है, आर्टिकल 76 के अनुसार। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसने इस प्रावधान का इस्तेमाल करके वीमर संविधान को नष्ट कर दिया और जनता के अधिकारों को छीन लिया। इस अनुभव से जर्मनी को एक सबक मिला कि संशोधन पर प्रक्रियात्मक सीमाएं पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं हैं। जब जर्मनी का नया संविधान फेडरल रिपब्लिक
आप जर्मनी का नया संविधान बेसिक लॉ बना तो उसमें संशोधन की सीमाओं पर ठोस सीमाएं लागू की गईं और बुनियादी सिद्धांतों के प्रावधानों में संशोधन पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई। जब फरवरी 1965 में प्रोफेसर डिट्रिच को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने इस विषय पर अर्थात संशोधन की निहित सीमा विषय पर व्याख्यान दिया और उसमें उन्होंने बताया कि संशोधन करने वाला निकाय चाहे जितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो ये था डिट्रिच की प्रेरणा का सिद्धांत। और अंत में हमारा बिंदु होगा कि केशवानंद भारती यद्यपि अपना केस नहीं जीत सके और उनके नीर मठ की सरप्लस भूमि चली गई थी, लेकिन अपनी बाजी हार कर भी केशवानंद भारती जी इतिहास के बाजीगर बन गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।